नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। शुरुआत करते हैं आज के खास मुद्दे की। राजस्थान बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में कुल 15 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इन 15 नामों के साथ जयपुर शहर की तस्वीर अब साफ होने लगी है, जिसके बाद जयपुर में बीजेपी के गढ़ होने के बावजूद कांग्रेस का पलड़ा अब ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का टिकट काट दिया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बीजेपी के गढ़ जयपुर शहर को पूरी तरह से ढहाने की तैयारी में है। बीजेपी की ओर से जयपुर शहर में 10 सीटों पर एक पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, 2 सांसद और 4 नए चेहरों के साथ 3 पुराने चेहरों पर दांव खेला है। वहीं झोटवाड़ा सीट से बीजेपी से बागी होकर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने सोमवार को नामांकन करने का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस ने अपने 8 पुराने चेहरों पर भरोसा किया है, जिसमें से 1 कैबिनेट मंत्री, 3 मौजूदा विधायक है और जिला अध्यक्ष आर तिवारी को उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट निकालते हुए जयपुर की झोटवाड़ा सीट से एनओसीआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी को टिकट देकर जयपुर शहर के सभी सीटों की स्थिति साफ कर दी है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की, यानी कि अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि तमाम जयपुर के संभागों में किन किन प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया गया है। तो सबसे पहले बात कर ले सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से गोपाल शर्मा, जो कि मालवीय नगर से, तो सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास और बीजेपी की तरफ से गोपाल शर्मा को उतारा गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए तमाम बड़े चेहरे का नाम आपको बता रही हैं, जहां पर बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान करती हुई नजर आई है, जिसमें से सिविल लाइंस, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र भी माना जाता है। दूसरी बात कर ले मालवीय नगर विधानसभा की। तो कांग्रेस की तरफ से अर्चना शर्मा वर्सेस, यानी कि बीजेपी की तरफ से कालीचरण सराफ का नाम यहां पर सामने आया है। ये वर्सेस के चेहरे हम आपको बता रही हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मालवीय नगर विधानसभा अर्चना शर्मा, जो कि कांग्रेस का है, और अगर बीजेपी की बात कर ले तो कालीचरण सराफ पर बीजेपी दांव खेलती हुई नजर आई है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिस पर दांव खेला गया है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। अब आते हैं विद्याधर नगर विधानसभा, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सीताराम अग्रवाल का नाम सामने आया है, तो उधर बीजेपी से दिया कुमारी। हवामहल विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो कांग्रेस आर तिवारी और बीजेपी की तरफ से बाल मुकुंदाचार्य का नाम सामने आया है। तो ये महत्वपूर्ण चेहरे। साथ ही किशनपोल विधानसभा की अब बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से अमिन कागजी और बीजेपी की तरफ से चंद्रमोहन बजवाड़ा। ये महत्वपूर्ण चेहरे आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से रफीक खान और बीजेपी की तरफ से रवि नैयर। वहीं आप सबसे महत्वपूर्ण सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, कांग्रेस की तरफ से पुष्पेंद्र भारद्वाज को उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से भजन लाल शर्मा पर दांव खेला है बीजेपी ने। अब आते हैं बगरू विधानसभा क्षेत्र पे। तो कांग्रेस की तरफ से गंगा देवी पर दांव खेली है कांग्रेस ने, तो बीजेपी ने कैलाश वर्मा पर। ये महत्वपूर्ण चेहरे। और आमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रशांत शर्मा और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सतीश पुनिया। तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिसमें आर पार का सामना होता नजर आएगा, चूंकि वर्सेस भी आप देख रही हैं। तो ये सिविल लाइंस तमाम आपको ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हमने दिखाए हैं, और जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने नजर आ रही है, चाहे वो मालवीय नगर से हो या फिर सांगानेर से हो, ये तमाम महत्वपूर्ण चेहरे हैं। हालांकि देखा जाए तो लगातार टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन भी जगह जगह देखने को मिले हैं। अब कुछ ही समय शेष बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर। 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी दांवपेच देखने को मिल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए नजर आई है, और दोनों प्रत्याशी जो हैं नामांकन यानी कि अपना पर्चा दाखिल करते हुए भी नजर आई है। तो ये तमाम अहम चेहरे हमने आपको दिखाए, और आज जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, चूंकि बीजेपी से बागी होकर भी कई
ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे कई चेहरे हैं जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नजर आए हैं और अपना पर्चा भी उन्होंने दाखिल कर दिया है। अगर देख ले महेश जोशी की बात कर ले तो लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था हवा महल सीट को लेकर, और जिसके बाद आर तिवारी को सीट दिया गया है। लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन सब के बीच हो जाता है कि आखिरकार इन सियासी दाव पेच के बीच आखिरकार किसकी चलती है और किसकी नहीं। तो 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ये सियासी दांवपेच गलियारों में जिस तरीके से बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं, ये भी सबसे ज्यादा देखना अहम होगा कि आखिरकार जनता जो है अपना भरोसा किस पर जताती है। तो चुनाव लड़ चुके बिजनेसमैन सीताराम अग्रवाल हैं, जिसकी पहचान क्षेत्र में कार्य करने को लेकर है। अपने कार्यकर्ताओं में सीताराम अग्रवाल मजबूत पकड़ रखते हैं। आमेर विधानसभा क्षेत्र से दोनों की पार्टियों ने अपने पुराने दिग्गजों पर दांव खेला है, लेकिन बीजेपी से डॉक्टर सतीश पुनिया हाल ही में अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और पीएम जैसे कई सभा के मंच पर मौजूद रहे हैं। पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम किया, जिससे उनका कद बढ़ा है। ऐसे में कांग्रेस के प्रशांत शर्मा को हराने में पूरी ताकत लगानी होगी। वहीं अगर मालवीय नगर विधानसभा से बात कर ले तो कालीचरण सराफ राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलकर 8 बार विधायक बन चुके हैं। उन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस की अर्चना शर्मा को हराया था और इस बार भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अर्चना शर्मा फिर उनके सामने हैं। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और हारे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में परिचित है। वहीं बीजेपी के भजनलाल शर्मा संघ और पार्टी के बलबूते ही सही, लेकिन बीजेपी के सबसे सेफ सीट को बचाने के लिए उन्हें यहां संघर्ष करना पड़ सकता है। यहां कांग्रेस को हराना मुश्किल है। सबसे पहले बात की जाए सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पलड़ा भारी रहा है। उनके सामने पत्रकार गोपाल शर्मा को टिकट दिया गया है। गोपाल शर्मा शुरू से ही सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का टिकट काटकर गोपाल शर्मा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। सिविल लाइन सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में देखी जाती है, लेकिन पिछले प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार इसी सीट से हार कर भी लड़ते हैं और अगले चुनाव में जीत जाते हैं। ऐसे में उनका अनुभव यहां पुराना है और बीजेपी के लिए गोपाल शर्मा का राजनीतिक अनुभव कम है और वे पहले ही सांगानेर में अपनी दावेदारी जता चुके थे। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें वहां से टिकट न देकर सिविल लाइन से दिया है। अब बात कर ले हवा महल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही बड़ा उलटफेर करते हुए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने पुराने दिग्गजों का पट्टा काटते हुए भगवा रूप में धाम के बाल यानी कि मुकुंदाचार्य को टिकट दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री और सीएम अशोक गहलोत के खास महेश जोशी का टिकट काटकर जिला अध्यक्ष आर तिवारी को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशियों में फाइट रहेगी। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने पुराने और वरिष्ठ विधायक अमीन कागजी पर भरोसा किया है, तो वहीं बीजेपी ने यहां संघ की चली है। बीजेपी की ओर से चंद्रमोहन बटवाड़ा को विधायक का टिकट दिया गया है। चंद्रमोहन बटवाड़ा पूर्व पार्षद और संघ के हिंदू अध्यात्म एवं सेवा फाउंडेशन के सचिव भी हैं, लेकिन यहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं और इसीलिए अमीन कागजी मौजूदा विधायक भी हैं। इसलिए बीजेपी के चंद्रमोहन बटवाड़ा के सामने चुनौती बड़ी होगी। आदर्श विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने पूर्व विधायक रफीक खान पर भरोसा किया है। वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी को टिकट काटकर एक होटल संचालक यानी कि रवि नैयर को टिकट दिया गया। यहाँ मुस्लिम वोटर्स के साथ पंजाबी वोटर्स भी हैं और इसीलिए यहाँ दोनों में टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब अगर बात कर ले बागरू विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां से कांग्रेस की गंगा देवी मौजूदा विधायक हैं और पिछले ही चुनाव में एनओसीआई से सीधे बीजेपी विधायक का टिकट लेने वाले कैलाश वर्मा ने गंगा देवी को हरा दिया था। लेकिन लोगों का कहना है कि अपने पहले चुनाव में कैलाश वर्मा मोदी लहर में जीत गए। अब उन्हें क्षेत्र में खुद के दम पर चुनौती देनी होगी। यहाँ बीजेपी को ही कहीं ना कहीं बीजेपी से ही खतरा है। अब झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो चुनाव रोचक होने वाला है। अगर पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने यहां से बागी होकर निर्दलीय नामांकन किया तो यहां बीजेपी के ही सांसद यानी कि बड़ा चेहरा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मुसीबत हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से एनओसीआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। अभिषेक चौधरी की लोहावट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन नहीं मिला। ऐसे में यहां बीजेपी को अपने ही बागी हुए साथी से खतरा है। कुल मिलाकर बीजेपी पीएम मोदी की टीम 2 सांसदों और एक बाबा के सहारे विधायक भी
कारण लड़ रही है, तो वहीं एक कैबिनेट मंत्री, 3 मौजूदा विधायक और एनओसीआई और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ सीएम अशोक गहलोत के सिपाही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में गुलाबी नगर जयपुर का मुकाबला सीधे पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत के बीच का माना जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ की बात कर ले तो कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में जनता से किए झूठे वादों की पोल खोली है। राखी राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 5 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है। कांग्रेस सरकार द्वारा 2018 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे आज तक अधूरे हैं और अब जब सरकार जा रही है तो मुख्यमंत्री गहलोत फिर से झूठी गारंटी जनता को दे रही है और इसके बजाय मुख्यमंत्री गहलोत को अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। इस दौरान नवतेज टीवी ने झोटवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी से खास बातचीत की। दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपने अपने हम कह सकते हैं कि सभी तीर अपने तरकश से निकाल रहे हैं अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए। ऐसे ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां दी हैं। राखी राठौड़ जी प्रमुख प्रवक्ता भाजपा राजस्थान के हमारे साथ में मौजूद हैं। राखी जी, 7 गारंटियां मुख्यमंत्री ने दी है और अब जो जितने भी तमाम उनके जो भी लड़ने वाले प्रत्याशी हैं वो इन्हीं 7 गारंटियों को लेकर चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, इन 7 गारंटी से पहले मुख्यमंत्री जी को 5 साल में जो काम किए उनकी चर्चा करनी चाहिए थी। 2018 में घोषणा पत्र के माध्यम से जो लोगों को वादा किया था, जिसको इन्होंने कहा कि हम सरकारी दस्तावेज के रूप में लेंगे, लेकिन उसका क्या धरातल पे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उसका असर हुआ, उस बारे में चर्चा पहले होनी चाहिए। कोई भी सरकार जब अपना कार्यकाल कंप्लीट करती है तो उस सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि जब उनका कार्यकाल कंप्लीट हो अपनी रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जनता के बीच में जाए और उस दम पर जनता से वोट मांगे। लेकिन हो उल्टा रहा है राजस्थान में। पुरानी बात तो हम कर नहीं रहे और नया शगुफा जो है वो 7 चीज़ों का खोल दिया है। ना उसका कोई रोड मैप तैयार है, ना ये बता रहे हैं किस तरह से उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, क्या वित्तीय व्यवस्था होगी राजस्थान के अंदर, इस बारे में भी कोई चर्चा नहीं हो रही। जिस तरह से इन्होंने झूठी गारंटीज कर्नाटक में दी, जिस तरह से झूठी गारंटीज इन्होंने हिमाचल में दी और उस झूठी गारंटीज के माध्यम से वहां सरकार बनाई, वैसा झूठा काम यहाँ राजस्थान में नहीं होगा। राजस्थान की जनता पहचान चुकी है कि 2018 में भी उन्होंने झूठा वादा किया था और हिमाचल की जनता को और कर्नाटक की जनता को भी कांग्रेस पार्टी ने जो है उनके साथ में वादा खिलाफी की है। इसलिए जनता किसी भी हालत में इन्हें चूज नहीं करेगी। एक प्रमुख बात आज की प्रेस वार्ता से ये निकल कर आई है, जो ये तमाम जो 7 गारंटियां जो दी हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है फंड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी गर्ग साहब ने भी बताया कि राजस्थान ऑलरेडी कर्जे में चल रहा है, तो आने वाली सरकार जो भी होगी, अगर आपकी भी आती है तो आपको पहले वो कर्जा उतारना पड़ेगा। मान लीजिए कांग्रेस की रिपीट होती है तो पहले से ही कर्जे में चल रहा राजस्थान वापस इन 7 गारंटियों को वहन कैसे कर पाएगा? यही बात जनता के जहन में है, क्योंकि जब सरकारी कर्मचारियों से हम अनऑफिशियली बात करते हैं, आपने भी कई बार चर्चा की होगी, तो वो ये कहते हैं कि अगले महीने की सैलरी कहाँ से आएगी, इस बात की उनको चिंता है। यानी जिस वित्तीय प्रॉब्लम में राजस्थान आ चुका है उसको निकालने के लिए एक ऐसी सरकार, मजबूत सरकार चाहिए जिसका कि केंद्र के साथ भी अच्छा समन्वय हो। आपने देखा कि हर बार केंद्र की तरफ से जो भी योजना आई उसको अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का काम जो है वो राजस्थान की सरकार ने किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक डबल इंजन की सरकार हो। जिस तरह से मोदी जी वहां नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं, वही विजन, वही पॉलिसी यहां पर अगर लागू होगी तो राजस्थान वासियों को बहुत फायदा होगा। अब थोड़ी बात मैम भाजपा की कर लेते हैं। आज राजपाल सिंह शेखावत हुए, आशु सिंह सूरपुरा हुए, रणजीत सिंह सोडाला हुए, इन तीनों लोगों ने सिविल लाइन से ही अपना पर्चा दाखिल किया है और भाजपा के उम्मीदवार गोपाल शर्मा जी ने भी सिविल लाइन से पर्चा दाखिल किया है। पहली 2 सूचियों में भी काफ़ी विरोध आपको देखना पड़ा था और अभी भी ये तमाम लोग पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इस विरोध को कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, उसके लिए आप देखते हैं कि हर चुनाव में इस तरह की स्थिति होती है और मैं तो ये कहती हूँ, कई बार जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस बात को देखते हैं कि इस तरह का विरोध एक शुभ संकेत है। सबको मालूम है कि भाजपा आने वाली है और भाजपा जब आने वाली है तो निश्चित तौर पर इस तरह की चीज़ें होंगी। हमने उसके लिए अलग से एक समिति बना रखी है। उस समिति में जो लोग हैं वो मिलकर के इसका समाधान करेंगे। हमारे ही परिवार के लोग हैं। 9 तारीख तक इस समस्या का समाधान करेंगे हम लोग और निश्चित तौर पे सब मिलजुल कर हमारे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ राखी राठौड़ जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 7 गारंटियां जो वो प्रदेश की जनता को दे रहे हैं, सबसे पहले उनको इस बात की गारंटी देनी चाहिए थी कि जो वादे उन्होंने पहले किए थे उन वादों को क्या हुआ। वो वादे पूरे हुए नहीं, 7 नए वादे और जनता के ऊपर वो थोप रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राजस्थान जिस प्रकार से कर्जे की स्थिति से जूझ रहा है उससे वो राजस्थान को कैसे निकाल पाएंगे,
उस बारे में वो बात करते बजाय 7 गारंटियां देने के। और आने वाले विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार का विरोध इस समय देखा जा रहा है, राखी राठौड़ जी का कहना है कि समय के साथ इस विरोध को भी संभाल लिया जाएगा। एक समिति उसके लिए लगातार काम कर रही है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। वहीं इसी दौरान नवतेज टीवी ने झोटवाड़ा कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी से भी खास बातचीत की। झोटवाड़ा से युवा नेता और कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक चौधरी ने आज नामांकन भरा है। क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए सीधी बात करते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, क्या कुछ खास रहने वाला है इस चुनाव में और क्या रणनीति बना के अब आप निकल रहे हैं? झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र युवाओं का विधानसभा क्षेत्र है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर इस बार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाग लेने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा रहा है, कैसे भारत का लोकतंत्र मजबूत हो, कैसे भारत का संविधान मजबूत हो, किस प्रकार भारत का हर नागरिक, भारत का हर नौजवान भारत के मजबूत लोकतंत्र और संविधान के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मुकाबला कैसे रहने वाला है, क्योंकि 2 बड़े लीडर्स का नाम भी सामने है, राजवर्धन जी, आशु सिंह सोपरा का, तो क्या कुछ रहेगा? शानदार मुकाबला होगा, रोमांचक मुकाबला होगा। और जहां छात्र नेताओं की एंट्री हो जाती है वहां मुकाबले रोमांचक हो ही जाते हैं। सर, बात करें मुद्दों की तो क्या खास मुद्दे रहेंगे और इसमें इस चुनाव में महिलाओं के लिए या कहें कि जगत जननी के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि आप एक खुद युवा हैं और बीजेपी अक्सर महिलाओं को लेके कांग्रेस पे तंज कसती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस कदर एक महिला विरोधी पार्टी है, ये किसी भी व्यक्ति को देश में बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो विचार हैं, वो इस बात का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। हमारा देश की आधी आबादी के प्रति हमेशा से ही एक सम्मान का नज़रिया रहा है और ये आधी आबादी कैसे हर जगह अपना पूरा हक प्राप्त करे, ये हमारा प्रयास रहता है। सर, जैसे कि आपको वोट अभी मिला, आपको टिकट मिला है, आपने अभी नामांकन किया है, तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने खुद ही अपने वोट बीजेपी को दे दिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जो वक्तव्य आपने कहा, ये तो समस्या बीजेपी के साथ हो रखी है कि बीजेपी ने खुद ही अपने वोटों की वहाँ क्या गत कर रखी है, क्या उनके प्रत्याशियों की स्थितियाँ हो रखी है, वो आपके सामने है। पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर नौजवानों के साथ एक मजबूत चुनाव लड़ने जा रहा है। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के नाम पर चल रहे हैं। युवा किस तरह से प्रदेश पर, राष्ट्र पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पटल पर अपनी पहचान मजबूत करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी झोटवाड़ा से अभिषेक जी, जिन्होंने कहना है कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा की पहचान कराना चाहते हैं, साथ ही हम अहम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। तो राजस्थान के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, आज यही मुद्दा है हमारा और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारी सहयोगी शिवानी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर के पास आना चाहेंगे। उमंग जी, जिस तरीके से लगातार राजस्थान में अब महज कुछ ही समय बचे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि फिलहाल अभी जो प्रत्याशी हैं नामांकन पर्चा अपना दाखिल करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप भी जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं, तो किस तरीके से वहां पर आप देख रहे हैं सियासी समीकरण, दांव पेच बीजेपी और कांग्रेस के बीच? बिल्कुल चंदा, आपको बताना चाहेंगे, आज भी हमने कई प्रत्याशियों से हमने बात करी है और अगर जिस प्रकार से आपने बात करी, सबसे पहले झोटवाड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें, क्योंकि वहां से कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी को टिकट देकर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करी है कि अगर आप एक सांसद को झोटवाड़ा से उतार सकते हैं या किसी भी विधानसभा से उतार सकते हैं, तो हमारा सबसे छोटी कड़ी का कार्यकर्ता, क्योंकि एनएसयूआई से वो आते हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एनएसयूआई कांग्रेस की ही एक इकाई है जी, उसका एक हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को वहां से उतारना कहीं ना कहीं, भले ही वो हारे जीते ये एक अलग बात है, लेकिन अभिषेक चौधरी को वहां से उतारा गया है। इसमें कहीं ना कहीं अभिषेक चौधरी की ही हम तारीफ करेंगे कि अगर वो हारेंगे भी तो वो बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से हारेंगे, तो
अभिषेक चौधरी के पास इस समय हम कह सकते हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं है। और अगर वो मान लो वो जीत भी जाते हैं तो एक हम कह सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की राजनीति में उनका नाम बहुत बड़ा होने वाला है। हालांकि लेकिन अभी हार जीत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन झोटवाड़ा सीट की अगर हम बात करें तो झोटवाड़ा सीट से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी का, बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान के निर्णय का विरोध देखा जा रहा है। राजपाल सिंह शेखावत, जिनको वसुंधरा गुट का माना जाता है, आज उन्होंने भी अपना पर्चा भरा। जी। आशु सिंह सूरपुरा, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से तो हम नहीं कह सकते लेकिन आरएसएस और संघ से जुड़े हुए बताए जाते हैं, उन्होंने भी पर्चा भरा है। वो भी लगातार शुरुआत से पहले दिन से वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का वो विरोध कर रहे हैं। और दोनों से ही बात करी है, आशु सिंह सूरपुरा से हमारे संवाददाता शिवानी ने बात करी है, राजपाल सिंह शेखावत से भी बात करी है। कुछ बातचीत हमारी भी राजपाल सिंह शेखावत से हुई थी। राजपाल सिंह शेखावत से हमने जब पूछा था कि आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, करीब 20-25 साल आपको पार्टी में हो गए हैं और पार्टी ने आपको 3 बार आपको जिताया भी है, विधायक भी आप बने हैं, तमाम चीजें भी हुई हैं, उसके बाद फिर पार्टी का विरोध क्यों? उनका एक कहना था कि पार्टी एक माँ की तरह होती है और कई बार जब माँ को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो माँ के बच्चे ही अपनी माँ की सार संभाल करते हैं। तो हमने जब उनसे काउंटर सवाल करा कि आप इसका मतलब आप पार्टी को माँ कह रहे हैं और आपकी माँ का जो निर्णय है आप उस निर्णय का आप विरोध कर रहे हैं, तो राजपाल सिंह शेखावत का साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई बार गलतियां माँ से भी हो सकती हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने निशाना हम कह सकते हैं लगाया है बीजेपी पे, बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान पे और बीजेपी की उस समिति पे जिसने ये टिकट फाइनल करे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि गलतियां पार्टी से हो सकती हैं और पार्टी से अगर गलती होती है तो उन्हें दुरुस्त कार्यकर्ता ही करवाएगा। इसीलिए मैं आज अपना नामांकन भर रहा हूं, हारूंगा जीतूंगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जब से टिकट मिला है पहले दिन से हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं चंदा, और जब उन्होंने अपना नामांकन भरा तो हम कह सकते हैं, हमारी आंखों देखी वो बात है, करीब 250 गाड़ियों का काफिला था और संख्या जो बताई जा रही है कम से कम 4,500 से 5,000 लोगों की संख्या वहां पर आई थी। अब अगर हम सभाओं का कंपैरिजन करें, यहाँ पर आशु सिंह सूरपुरा की हम बात करें, उन्होंने भी सभा करी थी उसी एरिया के अंदर, वहां पे भी संख्या बताई जा रही थी 4-5 या उनके जो समर्थक है वो 12,000 भी बता रहे थे। लेकिन जब उनकी सभा खत्म हुई उसके बाद जिस हिसाब से भीड़ वहां से कम हुई है, वो कंपैरिजन अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सभा से किया जाए तो साफ दिखाई देता है कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी के जितने भी बागी है या जो बीजेपी ने टिकट दिया उनमें से जीत यहां पर किसकी हो रही है? कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक चौधरी की अगर बात करें, जैसा हमने शुरुआत में बताया था, एनएसयूआई का चेहरा रह चुके हैं। अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके काफी खास हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक चौधरी कहीं और से टिकट मांग रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पे उन्होंने झोटवाड़ा से लड़ना स्वीकार किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को, कांग्रेस की जो भी कमेटी है जो टिकट फाइनल करती है उसको कहीं ना कहीं अभिषेक चौधरी की जो सिफारिश है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करी और उसका साफ तौर पर कारण ये देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खास चेहरों में से, चहेतों में से अभिषेक चौधरी माने जाते हैं। यूथ में उनका क्रेज है और कहीं ना कहीं ये यूथ वाली बात के कारण ही अभिषेक चौधरी को झोटवाड़ा से उतारा गया है। ठीक है, उमंग जी लौटूंगे आपके पास। झोटवाड़ा विधानसभा सीट की आपने बात की। झोटवाड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजपाल सिंह शेखावत ने ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हालांकि शिवानी ने उनसे खास बातचीत भी की है और शिवानी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पर हालात आपको देखने को मिले, क्या बगावत के सुर भी आपको देखने को मिले, क्या भीतरघात की स्थिति आगे, क्या पार्टी को खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है? शिवानी जी चंदा, बताना चाहूँगी आज नामांकन का आखिरी दिन था और कह सकते हैं कि आखिरी दिन पे जो नामांकन के दौर में निर्दलीय दावेदारी ज़्यादा देखने को मिली। वही बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर से लगभग 350 नामांकन आज भरे गए हैं। बताना चाहूँगी इसमें 31 नामांकन जो है आदर्श नगर से भरे गए हैं। वहीं आदर्श नगर से भाजपा नेता रवि नैयर ने भी नामांकन भरा और रवि नैयर एक सामाजिक नेता हैं। उन्होंने बोला कि मैं समाज के लिए शुरू से काम करता हूँ, समाज के लिए काम करता है, मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर मुझे भाजपा लेकर आई है तो मैं भाजपा के लिए पूरी मतलब मन और तन से काम करूंगा और अधिक से अधिक बहुमत लेके आऊंगा। वही बात करें अगर सिविल लाइंस की, तो सिविल लाइन से गोपाल शर्मा जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि महानगर टाइम्स के एक पत्रकार रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से एक वरिष्ठ पत्रकार कह सकते हैं उन्हें। उनकी अगर बात करें पत्रकारिता में तो उनकी बहुत अच्छी छवि है और उन्होंने नामांकन भरा। और गोपाल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो वो एकदम ज़ीरो लेवल से उठे हुए
हुए इंसान हैं। तो कह सकते हैं कि सिविल लाइंस के जो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। सिविल लाइंस की आपने बात की, उमंग आपसे जानना चाहेंगे सिविल लाइंस को लेकर जिस तरीके से गोपाल शर्मा को टिकट दिया गया है, हालांकि एक तरफ से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बेहद ही कमजोर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, ऐसे में ये देखना सबसे ज्यादा अहम होने वाला है कि कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास कहीं ना कहीं एक मजबूत चेहरा है, तो क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? नहीं चंदा, ऐसी बात नहीं है कि गोपाल शर्मा कोई कमज़ोर प्रत्याशी हैं या बीजेपी ने किसी कमज़ोर प्रत्याशी को उतारा है। अगर हम समीकरणों की हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये सही है कि गोपाल शर्मा संघ से, आरएसएस से, बीजेपी से अंदर तक जुड़े हुए, 40 साल का उनका अनुभव है पार्टी के साथ काम करने को लेके। भैरव सिंह शेखावत हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या कोई भी बड़ा लीडर बीजेपी का है, उनके सबके साथ में गोपाल शर्मा ने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। सांगानेर से वो तैयारी कर रहे थे पिछले 6-7 महीनों से। कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि उन्होंने तैयारी सांगानेर से करी है, लेकिन अब उन्हें अगर सिविल लाइन से उतारा गया है तो कोई कमजोर वाली बात हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। आप खुद सोचिए चंदा कि जब सांगानेर से उनका टिकट काटा तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी आलाकमान ने सोचा होगा जब ही उन्हें सिविल लाइन से उतारा है। क्योंकि अगर एक विशेष बात हम देखें तो उनका महानगर टाइम एक चर्चित हम कह सकते हैं अखबार है, उसके वो मालिक है और कहीं ना कहीं उनका ऑफिस उसी विधानसभा, सिविल लाइन विधानसभा के अंदर आता है या हो सकता है उससे थोड़ा सा बाहर हो। इसका मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में है या उसके थोड़ा सा आसपास है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि सनातन चेहरा वो माना जाता है। सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए वो कई सालों से वो काम करते हैं। तो एक छवि जो है उनकी एक सनातन धर्म वाली या हम कह सकते हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर बचाने वाली, जो बीजेपी का भी जो मूल वाक्य है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर जो धुर विरोधी प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका अगर किसी को माना जाए तो वो है स्वामी बाल मुकुंदाचार्य। हाथोस धाम से वो आते हैं और कहीं ना कहीं हाथोस धाम से, स्वामी बाल मुकुंदाचार्य से ऑफ द कैमरा हमने बात करी थी तो उन्होंने इशारा जरूर करा था कि सिविल लाइन से मैं टिकट मांग रहा था क्योंकि मेरे को प्रताप सिंह खाचरियावास को हराना है। कई मर्तबा वो बयान दे चुके थे कि नकली तिलकधारी को, अपने आप को जो राम का वंशज बताते हैं, उनको असली तिलकधारी, असली सनातनी उनको सबक सिखाएगा। अब टिकट मिल गया गोपाल शर्मा को और बाल मुकुंदाचार्य को हवा महल से प्रत्याशी बनाया गया है। अब चंदा, बीजेपी की हम कह सकते हैं जो थिंक टैंक है वो काफी, जो उनके सर्वे होते हैं और हर तरह की चीजों पर बारीकी से ध्यान रखता है। हवा महल सीट से बाल मुकुंदाचार्य को उतारने का मतलब है सीधे सीधे हवा महल के अलावा 3 सीटों पर और बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़त अभी से हम कह सकते हैं हासिल कर लिया। हालांकि असली निर्णय तो मतगणना के बाद आएगा। हवा महल सीट के अलावा आदर्श नगर सीट होती है, रवि नैयर को वहां से उतारा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का प्रभाव वहां पर जरूर दिखाई देगा। सिविल लाइंस की हम बात करें तो वहां पर भी स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का प्रभाव दिखाई देगा। किशनपोल विधानसभा सीट की बात करें वहां पर भी दिखाई देगा और आखिरी सीट है झोटवाड़ा विधानसभा सीट, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रत्याशी, और वहां पर इसलिए प्रभाव दिखाई देगा क्योंकि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य का जो हाथोस धाम है, जो उनका बालाजी का मंदिर है, वो झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अकेले स्वामी बाल मुकुंदाचार्य कहीं ना कहीं जयपुर संभाग की 4 से 5 सीटों पर वो बढ़त हासिल करा सकते हैं बीजेपी को। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हमने स्वामी बाल मुकुंदाचार्य से खास बातचीत करी है। उनसे ऑफ द कैमरा जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिविल लाइंस विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनकी मैं मदद करूंगा, जहां पर वो मेरे को बोलेंगे सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में, मैं उनके साथ प्रचार में जाऊंगा, मैं उनके साथ सभाओं में जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो भी गोपाल शर्मा को हो सकता है कमजोर मान रहा हो तो उनके साथ में स्वामी बाल मुकुंदाचार्य खड़े हैं। ये उन्होंने खुले मन से ऐलान भी किया है। चंदा, ठीक है, हवा महल सीट को लेकर अगर बात कर ले तो शिवानी आपसे जानना चाहेंगे, हवा महल सीट को लेकर हालांकि पहले से भी महेश जोशी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए टिकट को लेकर। हालांकि अब वहां पर आर तिवारी को टिकट दिया गया है, तो वहां पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? चूंकि विरोध प्रदर्शन अगर देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। तो क्या वोट साधने की कोशिश की जाएगी? जो तमाम नाराजगी विधायक अगर बात कर ले, समर्थक की बात कर ले। जी चंदा, बताना चाहूँगी कि जो महेश जोशी के समर्थक है पहले आर तिवारी का काफ़ी विरोध कर रहे थे और यहाँ तक कि भूख हड़ताल पे भी पीसीसी वॉर रूम के बाहर बैठ गए थे। बताना चाहूँगी कि कल रात को जब आर तिवारी जी महेश जोशी जी के घर गए और उनसे हाथ जोड़ के मतलब विनती करी कि आप मेरा समर्थन करें ताकि ये हवा महल से जो सीट है वो कांग्रेस को मिल सके। और इसके अलावा आज जब आर तिवारी ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया तो वहाँ पे खुद महेश
महेश जोशी जी उनके साथ गए और गले मिलके उनके कार्यालय का उद्घाटन किया। तो कह सकते हैं कि आपसी जो इन्होंने तालमेल बैठाया है या आपसी जो बातचीत की है, अब उसको देख के ये लग रहा है कि जो महेश जोशी जी के जो समर्थक थे, जो आर.आर. तिवारी का विरोध कर रहे थे, वो अब आर.आर. तिवारी के भी समर्थक बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं सारे समर्थक एक साथ मिलके या सारी मतलब कह सकते हैं कि हवा महल से सारी जो जनता है आर.आर. तिवारी के साथ लगकर वोट मांगने की तैयारी कर रही है, क्योंकि चुनावी दिन अब बहुत पास आते जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे जो कार्य प्रणाली है वो अपनी रणनीतियां बनाते जा रहे हैं, सभी नेता अपनी रणनीतियां बनाते जा रहे हैं। ऐसे में टिकट मिले या ना मिले, साथ नजर आ रही है पार्टी के और चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम लोगों को साधने का कोशिश भी लगातार किया जा रहा है। ठीक है, उमंग जी आपके पास आना चाहेंगे। सांगनेर विधानसभा सीट को लेकर आपने भी बातचीत की। हालांकि अशोक लाहोटी का जब नाम सामने आया था, जब उनका टिकट कटा था, तो उस वक्त भी लगातार बगावत के सुर देखने को मिले थे। ऐसे में क्या, यही सवाल आपसे भी है, क्या अशोक लाहोटी के समर्थक पक्ष में नजर आएंगे? क्या किसी तरीके से वो भी अपना पक्ष या फिर वोट करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल चंदा, जो बात अभी शिवानी ने कही है महेश जोशी और आर.आर. चौधरी के परिप्रेक्ष्य में, वही बात यहाँ भजन लाल शर्मा, जिनको बीजेपी ने सांगानेर विधानसभा से उतारा है, उनके परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल यही बात है। जब भजन लाल शर्मा जब अपना पर्चा दाखिल करने गए थे, नामांकन दाखिल करने गए थे, तो हम वहाँ पर मौजूद थे, नवतेज टीवी की टीम वहाँ पर मौजूद थी, और एक सुखद संयोग हमने देखा। और इसी को शायद लोकतंत्र की खूबसूरती हम कह सकते हैं। अशोक लाहोटी अपने तमाम समर्थकों के साथ में वहां पर पहुंचे। उन्होंने कम से कम नहीं करके 15 से 20 मिनट उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह चाय की थड़ी पर बैठकर उन्होंने भजनलाल शर्मा का वहां पर इंतजार किया, जबकि वो मेयर रह चुके हैं और सांगानेर सीट से वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वो पहले उनकी चर्चा की जा रही थी। बीजेपी के हम कह सकते हैं वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता या फिर साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने 10-15 मिनट बैठकर वहां पर भजनलाल शर्मा का उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद उनके साथ में वो कार्यालय तक गए हैं, उनका पर्चा दाखिल करवाया है। और सबसे बड़ी बात यही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विरोध जरूर था। हर जो भी कार्यकर्ता होता है या बड़ा नेता होता है, जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, तो सबकी अपनी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो सभी की पूरी हो। आप ये देखिए चंदा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि किसी भी विधानसभा की हम बात कर लें, 200 की 200 विधानसभा की बात कर लें, अगर एक विधानसभा से अगर हम ऐसे कंपेयर करें कि कांग्रेस से किसी एक विधानसभा सीट से कितने लोग वहां पर हम कह सकते हैं लाइन में हैं और बीजेपी से कितने लोग लाइन में हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की जीत का जो हम कह सकते हैं पैमाना भी इसे मान सकते हैं कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र हो, झोटवाड़ा हो, विद्याधर नगर हो, सांगानेर हो, वहां पर बीजेपी से लड़ने के लिए कम से कम 4 से 5 लोग तैयार बैठे थे। इसका 1% अगर हम फर्क मान ले तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को यह पता है कि हमारी पार्टी जीतने वाली है, और पार्टी जीतेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कार्यकर्ता भी विधायक बनकर आएगा, तो उसके आगे कई और सारे फायदे नुकसान होते हैं। लेकिन अगर उसके एवज में हम कांग्रेस की बात करें तो किसी भी सीट से कांग्रेस के लिए टिकट मांगने वाले कितने लोग वहां पर मौजूद थे, उससे कहीं ना कहीं इस समीकरण पे, इस नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी जीत के करीब पहुंच सकती है, कौन सी हारेगी। खैर, मुद्दे पे हम लौटते हैं। भजनलाल शर्मा की हम बात करते हैं। भजनलाल शर्मा ने जब टिकट उनका जब घोषणा हुई थी, तब जरूर अशोक लाहोटी के जो भी तमाम समर्थक हैं वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के गेट के बाहर तक पहुंचे थे। विरोध प्रदर्शन किया गया था, और एक बार नहीं 2 बार विरोध प्रदर्शन किया गया। दूसरी बार भारी संख्या में जो लोग आए थे वो वैश्य समाज से आए थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर अशोक लाहोटी के टिकट के बारे में फैसला नहीं किया जाता है, उनका टिकट फाइनल नहीं किया जाता है, तो संपूर्ण वैश्य समाज सांगानेर विधानसभा सीट से बीजेपी को हराने में लग जाएगा, और वहां से कांग्रेस को शायद हो सकता है वो जिताने में भी लग जाए। लेकिन जैसा कि अभी कुछ देर पहले राखी राठौड़ से खास बातचीत जो हमारी हुई थी, उसमें राखी राठौड़ ने कहा था कि जितने भी तमाम विरोधी हैं, उन सब विरोधियों को मनाने के लिए, रूठों को मनाने के लिए बीजेपी ने एक कमेटी बना रखी है, और वो कमेटी लगातार पहले दिन से काम कर रही है। उसी कमेटी का ये नतीजा निकला कि आज तमाम जो लोग विरोध कर रहे थे, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दें तो वो सब बीजेपी के साथ में आ गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के साथ में आ गए हैं, और उस बात के साथ में आ गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में आकर, जयपुर में आकर बोल के गए कि आपको कमल के निशान के नीचे होकर आपको लड़ना है, आपको पार्टी से नहीं लड़ना, पार्टी के लिए लड़ना है। चंदा, बिल्कुल, यानी कि जिन्हें टिकट दिया गया है वो लगातार रूठे हुए को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जा सके और जीत हासिल की जा सके। ठीक है उमम जी, अगर जातिगत समीकरण की बात कर ले, अगर कांग्रेस की छठी सूची की बात कर ले, तो उसमें भी SC ST वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की थी। बीजेपी की तरफ से तमाम सूचियों की बात
बात कर ले तो जितने भी नामों का ऐलान किया गया है, तमाम सियासी समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण भी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही पार्टियां जो है पूरे तरीके से जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, तमाम वर्गों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल चंदा, अगर आपको ध्यान हो, हमने कुछ समय पहले हमारे सब एडिटर राकेश शर्मा जी से हमने बात करी थी और उस समय राकेश शर्मा जी ने भी कहा था कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी और बीजेपी कहीं ना कहीं किसी भी और पार्टी से सोशल इंजीनियरिंग में काफ़ी माहिर है। पिछले चुनावों की हम बात करें तो वहाँ पर राजपूत समाज जो था वो कहीं ना कहीं बीजेपी से, प्रदेश नेतृत्व से वो नाराज था और शायद उसका ये नतीजा निकला कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर अंतर की हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी के अंतर करें तो वो बहुत बड़ा अंतर नहीं था। जहां बीजेपी 65-70 सीट पे सिमटी तो वहीं कांग्रेस 100 या 101 सीटें कांग्रेस को मिली थी। हालांकि हार का अंतर बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी राजपूत जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछले चुनाव में वो रूठा था। बाकी अब की बार के चुनावों की बात करें तो अब की बार का चुनाव, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूं कि अब की बार का चुनाव बहुत रोचक होने वाला है, बहुत दिलचस्प होने वाला है और राजनीति के तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि अब की बार का चुनाव दोनों ही प्रमुख पार्टियों को निकालना बेहद, हम कह सकते हैं कि पेचीदा चीज है। जाति समीकरण की आपने बात करी तो बीजेपी ने भले नागौर से ज्योति मिर्धा को उतार के जाटों को उन्होंने, हम कह सकते हैं कि अपने पक्ष में लाने की बात करी है। विजय बैसला एक बहुत बड़ा नाम है, स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला के वो पुत्र हैं। कर्नल किरोड़ी बैसला ने गुर्जरों के अंदर एक अलख जगाई थी जो शायद कांग्रेस के जो नेता है सचिन पायलट वो उतने बड़े लेवल पे वो गुर्जरों को अपने साथ नहीं ला पाए थे जितना कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला लेकर आए थे। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला राजस्थान के तमाम गुर्जर नेताओं के आदर्श रहे हैं। सचिन पायलट भी उनसे मिलते हैं और तमाम गुर्जरों के जो भी बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी से हो वो सब कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से मिलने जाते थे और कहीं ना कहीं अपने पिता का जो, हम कह सकते हैं, जो उनका कर्म है उसका फल उनके बेटे को हो सकता है मिले। हालांकि ये अभी कहना बहुत दूर की बात है क्योंकि उस सीट से कांग्रेस से आने वाले लेकिन कांग्रेस को छोड़कर आरएलपी में जाने वाले विक्रम सिंह गुर्जर ने देवली उनियारा सीट से ताल ठोकी। अब 2 गुर्जर कैंडिडेट वहां पर इस समय लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के। तो अब कितना क्या कुछ अंतर से हार जीत का होगा वो खैर आगे आने वाली बात है। राजपूत समाज की बात करें तो जयपुर संभाग से ही 2 राजपूत चेहरों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, राज्यवर्धन सिंह राठौर और राज परिवार से आने वाली दिया कुमारी। राजपूतों को कहीं ना कहीं बीजेपी साध चुकी है और राजपूती वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक है। अगर 1-2% की अगर हम छोड़ दें, जाटों को हमने आपको पहले ही बता दिया, ज्योति मिर्धा के रूप में एक बड़ा जाट चेहरा बीजेपी के पास में आया है और उसके बाद में ब्राह्मण वोट बैंक हो या वैश्य वोट बैंक हो, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी से टिकटों को लेकर उनकी नाराजगी रही हो, लेकिन वो नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। ब्राह्मण और वैश्य भी अब बीजेपी के कहीं ना कहीं पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। वैश्य की हम विशेष तौर पर इसलिए बात करें क्योंकि जो वैश्य समाज अशोक लाहोटी का टिकट कटने से बीजेपी से नाराज हुआ था थोड़े दिन के लिए, ज्योति खंडेलवाल के बीजेपी में ज्वाइन करने से कहीं ना कहीं वो वैश्य समाज अब वापस बीजेपी में आता हुआ दिखाई दिया। जी। दूसरे और जो तमाम जो समीकरण है मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो अभी भी बीजेपी से छिटका हुआ सा दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका एक मजबूत कारण ये है कि कांग्रेस ने जहां मुस्लिमों को टिकट दिया है, भले वो रफीक खान हो, अमीन कागजी हो, तो वहीं बीजेपी की अभी तक की सूची में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। ये नाराजगी जो मुस्लिमों की बीजेपी से उसको और वो बढ़ाती है। कहीं ना कहीं हमने भी बीजेपी से संबंध रखने वाले जो उनका मुस्लिम जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक समाज से जो आते हैं, उनसे हमने बात करी थी। दबी जुबान ने नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ये एक बहुत बड़ी रिस्क ली है एक भी मुस्लिम को टिकट ना देकर। खैर ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितना इसे नुकसान बीजेपी को इससे हो सकता है या नहीं। चंदा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग और शिवानी आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किस तरीके से अब रूठों के मनाने का सिलसिला लगातार जारी है वो तो देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस में और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, तमाम सूची जारी कर दी गई है जिसमें जातिगत समीकरण देखने को मिल रही है। हालांकि जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें भी मनाने की जद्दोजहद लगातार जारी है, चाहे वो फिर सांगानेर सीट की बात कर ले या फिर झोटवाड़ा सीट की बात कर ले। तमाम ऐसे सीटें हैं जहां पर जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है वो पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि एकजुट हो और साथ रहकर चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं जो सत्ता काबिज कांग्रेस पार्टी है उसे शिकस्त दी जा सके। बहरहाल वो देखना तो सबसे ज्यादा अहम होगा। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उससे पहले चुनाव के लिए धड़कनें सभी की तेज है। 200 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही, यानी कि एक ही चरण में चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे ही तमाम सियासी, जातिगत या फिर किस तरीके से समीकरण बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दाव पेच खेले जा रहे हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।